नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका आज के इस पहले लेक्चर में, जिसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को, पीवाईक्यूज़ को देखने वाले हैं, जिससे हम आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, उसमें बहुत बहुत मददगार साबित होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे, जैसे हम ज्योग्राफी में कर रहे हैं, जैसे हम हिस्ट्री में कर रहे हैं, और अब हम जल्द ही जनसंख्या सांख्यिकी जनगणना में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने लेक्चर 1 को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस की प्रकृति रहती है। और आज हम इसमें पर्यावरण सतत विकास चाहे हो, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न हो, या फिर हम, जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट भी इस विषय में दिया है, जैसे पारिस्थितिकी हो, जैव विविधता हो, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हो, चाहे ओजोन लेयर हो, या अव्यरण हो, या फिर यानी कि जितने भी जैव मंडल रिजर्व हैं, प्रदूषण है, जन संरक्षण है, मिसलेनियस है, इन सबको हम आने वाले आगामी वीडियोस में फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे और टॉपिक्स के साथ साथ उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके आने की संभावनाएं कई अधिक है। ठीक है, तो देखिए, एज यूजुअली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, अभी तक आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियोज़ आपको निरंतर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, उसको निरंतर फॉलो करते रहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। तो चलिए, आज के अपने पहले प्रश्न से आज के अपनी इस पहली वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण से कई सारे मतलब होते हैं। देखिए, पर्यावरण एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी के समूह को क्या, जो हमारे आसपास चारों ओर होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण में भी क्या है, जैविक और कुछ अजैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, और ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, एक तंत्र के रूप में चलती रहती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कहा जाता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं, उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? पर्यावरण बना है। और इसीलिए पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या कहता है? जो आवरण हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए हैं। क्लियर है? चलिए, पर्यावरण से अब अभिप्राय क्या है इसको देखिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सभी चीज़ें जो इसके अंतर्गत लिखी हुई हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो हमारे चारों ओर हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया, और 1986 जो अधिनियम है, पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम, उसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर या चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं, उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। इसलिए ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। तो अभी हमने समझा सभी से बनता है। कैसे? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, यानी कि जैविक और अजैविक तत्व वाले जो पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक यानी कि भौतिक और भू आकृतिक घटक भी शामिल होते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी इसमें यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण को क्या है? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज, ये सब आते हैं। फिर वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव के द्वारा जो गतिविधियां बनाई गई, जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, ये सब गतिविधियां शामिल होती है। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु, मानव सहित सूक्ष्म जीव जंतु इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। यानी कि परिचालन पर्यावरण जो है, इनमें से इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, बाकी सारे अंश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अब नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। कथन एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन एक क्या कहता है? सतत विकास समाज के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बी क्या कहता है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, हमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ समझना है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि WCED
क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1987 में आई थी, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, आर कॉमन फ्यूचर। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूरा समर्थन व्यक्त किया गया था, और इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी था सतत विकास। ठीक है, ये समझा। अब जैसे हमने देखा, सतत विकास से मतलब होता है ऐसे डेवलपमेंट से है जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है ना, उनकी भी ज़रूरतें हमारे साथ साथ पूरी होती रहे। यानी कि जो चीज़ आज हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, भविष्य में भी लोग उसको, आने वाली पीढ़ी उसको कंज्यूम कर सकें। क्लियर है? ठीक है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात यहाँ हो रही थी, सतत विकास। तो सतत विकास का जो प्रेजेंट टाइम में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिनको कंज्यूम कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी भी अनवरत रूप से उनको इस्तेमाल कर सके, उनका उपभोग कर सके, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि मानव समाज का जो सतत भविष्य है ना, तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन के लिए आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती जा सके, पोषित होती रहे। इसी प्रकार से जो प्रश्न दिया गया है उसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई है। वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो 1987 में रिपोर्ट आई थी, WCED क्या था फुल फॉर्म, फटाफट बताइए क्या था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो आवर कॉमन फ्यूचर के अंतर्गत यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो आवर कॉमन फ्यूचर जो है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, WCED ने। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर बताना है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है। देखिए, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। यहाँ मैं लिखती भी जाती हूँ, याद कर लेना है। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1987 में। ठीक है, 1987 में हुआ था। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपके अगर बात की जाए तो 1992 में हुआ था। तो इस अनुसार आपको क्या लग रहा है? तो 1972 यानी कि चौथा पहले आएगा। ठीक है, 4 पहले आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर थर्ड आएगा, फिर आपका आएगा सेकंड आएगा, फिर आपका फर्स्ट आएगा। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 कहाँ दिख रहा है? 4-3-2-1 आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये रट लीजिए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग में ईयर दे दिया जाएगा और सम्मेलन दे दिए जाएंगे। ये बहुत बार काल क्रम के अनुसार लगाने को दे दिया जाता है, और ये UPPSC प्री का 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो देखिए, जो है आप देखेंगे कि ये धारणीय विकास का जो ये अवधारणा है ना, इसके तहत प्रेजेंट टाइम में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको भविष्य में भी आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर कंज्यूम की जाए। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का एक विषय है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास का उद्देश्य होता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जैव विविधता का संरक्षण है, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण है, निर्धनता घटाना, ये सभी आवश्यकता तो इसमें शामिल है। आर्थिक विकास हो, पर्यावरण सुरक्षा के बीच एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास कहलाता है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल, जलमंडल, जलकण, वायुमंडल और जलमंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें समझना है। देखिए, पृथ्वी के पर आप देखेंगे जो भी गैसें विद्यमान है, यानी कि वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा।
वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसको वायुमंडल कहते हैं, याद रखना है। वायु क्या है? एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है, क्या है? तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, और वायु अलग अलग गैसों का मिश्रण होती है। गैस का जो मिश्रण है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में पाया जाता है, इसलिए इसको ये वायु क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। ठीक है, तो आप देखेंगे रेडॉन एक क्या है? रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा बहुत नगण्य होती है, शुष्क वायु में इसकी मात्रा बहुत नगण्य होती है, इसलिए ऑप्शन सी रेडॉन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 27%, 50% और 78%। तो आप देखेंगे शुष्क वायु में यानी कि वायुमंडल में विशेषता नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं, और शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है, और ये मात्रा कितनी होती है? 78.08% होती है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्या है? नाइट्रोजन का है, अभी हमने ऊपर इसको अच्छे से समझा था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वे कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो किसकी है? ये नाइट्रोजन की है। ठीक है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक है वो है नाइट्रोजन की। ठीक है अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प और ऑक्सीजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ भी समझना है, ऑक्सीजन की कमी होगी ना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? किसका? पेड़ पौधों का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो देखिए पेड़ पौधे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हर क्षेत्र में सड़कों के किनारे हरे पौधे की कतारें खड़ी होती हैं, और ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि पेड़ पौधे क्या है? वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या मतलब होता है? ठीक है, अपकर्ष से क्या मतलब है? तो प्राकृतिक आवास का निवास, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण का अपकर्ष कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति के असंतुलन लाना, तो ये सब क्या है? पर्यावरण अपकर्ष से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अपक्षय का विचार संबंधित है। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया को चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर और विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, अपक्षय कहलाती है। ठीक है, अपक्षय अपरदन आपने शायद ज्योग्राफी में भी पढ़ा ही है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो धारणीय विकास मतलब सतत विकास की बात कर रहा है। कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, गरीबी कम करना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। धारणीय लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? जो धारणीय विकास है ना,
अभी हमने इसको समझा। अब यहाँ धारणीय विकास से संबंधित देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, पहले तो हमें ये समझना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनकी लक्ष्य की प्राप्ति 2030 तक की बात की गई है। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य है सबसे पहले 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, जिसकी लिस्ट आपको, जिसके बारे में बहुत अच्छे से वीडियो में इन शॉर्ट तरीके से और बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने अपनी चैनल पर डाला हुआ है, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ से 1-2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, उनकी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो निर्धारण है वो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया और इनकी प्रगति की दिशा में अलग अलग देशों के द्वारा कई प्रयासों की प्रगति जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का भी निर्माण किया गया है, जिसको हम 17 गोल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और 2022 में आप देखेंगे कि जो है भारत 121वें स्थान पर है। वो तो चलो एक बात हो गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि धारणीय विकास लक्ष्य को सबसे पहले 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की जो अवधारणा है ना, जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और इसी तत्वाधान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या हमारे सारे कथन ठीक है? यहाँ पर नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी हमारा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1972 नहीं 2012 में यहाँ पर रखने की बात की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां, 125वां, 108वां और 95। देखिए अब जैसे मैंने 2022 का बताया था 121वां स्थान है सतत विकास लक्ष्य में हासिल करने में 2022 में भारत का, ठीक है। अब यही करते हैं, गेम खेल लेते हैं कि पिछला पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2017 की अगर बात की जाए ना, तो पहले तो हमें देखो एक बार ऐसे जान लेना है 2017 में स्वीडन ने पहला स्थान पर, जबकि भारत 116वें स्थान पर था। तो यहाँ पर 116वें स्थान पर था बेसिकली, 2022 में 121वें स्थान पर है। फिलहाल पुराना है तो हो सकता है जैसे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि भाई कौन से ईयर में कौन से स्थान से, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी बाई चांस अगर सर फिर गया तो पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये जो है आपका दिसंबर 2019 में नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं भारत सूचकांक 19-20 में जारी किया गया और इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में राज्य की संयुक्त रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये 2019 का एक्चुअली आंकड़ा है, आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट जो है नहीं है, इसको स्किप करते हैं क्योंकि 2019-20 का है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में देखिए ये भी 2019 का है। ऐसे प्रश्न आपसे 19 का प्रश्न यहाँ पर कहने का तात्पर्य, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा कि आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि लेटेस्ट में जो है इस इंडेक्स की सूचकांक में, क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं तो उसमें पुराने क्वेश्चंस भी दिए गए, तो फिलहाल इसको ऐसे सरसरी नज़र से देख के आगे बढ़ना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भरता या विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात और आयात का सघन करना, या फिर भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, या कृषि प्रयोग के लिए अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना, ठीक है। तो जो है धारणीय कृषि का मतलब होता है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास या मानव विकास, ठीक है। तो संपोषणीय विकास एक आदर्श मॉडल है जो ये बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य ये हुआ कि प्रेजेंट टाइम और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जो है कम से कम हो सके, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? SDG 6, SDG 7, SDG 8 और SDG 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा था सारे SDG 17 जो है उनको अच्छे से रट लेना है, किस पोजीशन पे कौन सा। इसकी ट्रिक मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपने वीडियो में बताई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसको जाके देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं 2000 इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 के में क्या कहा गया, स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस
बात के लिए संकल्पित कर दिया गया है कि वह स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबद्ध गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों में विस्तार करें। ठीक है, SDG 6 के उद्देश्य क्या है कि 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सार्वभौमिक और न्याय संगत रूप से सुलभ कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है SDG 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता, इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, SDG 6 करेगा। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि SDG 7 और 8, 9 का क्या काम है? कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो जाके मेरी वीडियो देखिए फिर आप इसका आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके ऑप्शन दिए गए। देखिए पीछे थोड़ा सा नॉइस आ रहा है आज, उसको अवॉइड करना है। क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सतत विकास लक्ष्य यानी कि एजेंडा 2030 के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। कारण ए कहता है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED जो 1987 में रिपोर्ट प्रकाशित किया था, कौन सी रिपोर्ट? आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, उसके अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब ऐसे डेवलपमेंट से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना प्रेजेंट टाइम की आवश्यकताएं पूरी करे। इसका मतलब है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन के लिए आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित की जा सकें। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो कथन और कारण है वो दोनों सही है, यानी कि सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल और दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? कृष्ण भूमि का विस्तार, सुपर फॉरेस्ट और ये सही कई सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, पौधे और कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रणनीति मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो रियो डी जेनेरियो जो रियो समिट हुई थी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। और 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। ये 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 185 सदस्य देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? ये जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ये भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ये OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतःकरण सुकर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दे रहा है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो सकते हैं सी को छोड़ के। देखिए 1991 में क्या हुआ, GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। ये जैव विविधता पर अभिसमय की CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये सब क्या है, इनके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ तक के लिए वीडियो इसको रखते हैं। अगले पार्ट में हम और सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे, जिसमें एजेंडा 21 की भी हम बात करेंगे, जिसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी अभी समय है या Rio+20 सम्मेलन रहा हो, या फिर हम इसमें और कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी हद तक काफ़ी टॉपिक्स कवर किए, वो थंबनेल में मैंने लिख दिए हैं, उसको जाके देखिए, इन सबको देखिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या आपकी परीक्षा में हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस प्रकार से हम सब आगे एक साथ बढ़ें और आपके लिए ऐसे ही नए नए प्रोग्राम्स हम निरंतर लाते रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।